हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन जीएसटी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज एंड इट इज पार्ट 2। मतलब कि पार्ट 1 में मैंने कवर किया था टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विसेज। देख लेते हैं कि आज की जो वीडियो है उसमें लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई फॉर फर्स्ट केस विल बी द फॉरवर्ड चार्जेस, जो नॉर्मल सिचुएशन होती हैं। नेक्स्ट वी विल लर्न रिवर्स चार्ज। अब ये वर्ड्स से अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो आप फेमिलियर होंगे, और अगर आपने इससे पहले वाले मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो जब ये स्लाइड आएगा तो एक बार मैं आपको वापस से रिवाइज करा दूंगी कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है एंड रिवर्स चार्ज क्या होता है। आगे जाते हैं और क्या सीखेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन द केस ऑफ वाउचर्स, गिफ्ट वाउचर्स जो दिए जाते हैं उसमें, और जो लास्ट कैटेगरी है वो रेसिडुअल केसेस, मतलब जो इन सब में नहीं आते, बाकी वो सब इसमें चले जाएंगे। तो आज का जो पूरा मेरा वीडियो है वो पूरा ही डिपेंड है सर्विस के ऊपर। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने जो सीखा था वो हमारा था गुड्स, मतलब टेंजिबल के ऊपर था, और आज का जो वीडियो मेरा है वो है सर्विस के ऊपर। तो जो सर्विस है वो इनटेंजिबल है, तो इंटेंजिबल होने की वजह से जो गुड्स में मैंने एक वर्ड हमने यूज किया था रिमूवल ऑफ गुड्स, तो वो वर्ड नहीं यूज होगा, क्योंकि जो सर्विस दिखाई नहीं देती है तो उसके लिए रिमूवल नहीं यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी के जो जितने भी सारे सब क्लॉजेस हैं वो सब सेम है। और आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि टाइम ऑफ सप्लाई निकालते समय हमने यूज किया था सेक्शन 31 के कुछ सबसेक्शंस, और एक्चुअली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए हमें सेक्शन लगा था 12, राइट। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, पर सर्विस के लिए ऑब्वियसली सेक्शन 31 तो लगेगा ही, उसके साथ में लगेगा सेक्शन 30। जो 31 वहां पे हमने सीखा था, आई हैड टॉट यू सबसेक्शन 1, 4 एंड 7। यहाँ पे हम सीखेंगे सेक्शन 2 एंड 3, राइट। सो लेट अस सर्विस के ऊपर जाने से पहले, मतलब टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द सर्विस, वहाँ पे जाने से पहले हम ये सेक्शन 31 डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ कि जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस निकालेंगे तो कुछ जगह ये वाला जो सेक्शन 31 है वो काम में आएगा। जब ये पता होगा तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकालते समय जब मैं बोलूँगी सेक्शन 31 के हिसाब से, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो लेट अस सी कि सेक्शन 31 क्या बोलता है। यहाँ पे जो सेक्शन 31 है वो डील करता है टैक्स इनवाइस से, राइट। और यहाँ पे 1 हम गुड्स के लिए में पढ़ चुके थे, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। तो सेक्शन 31 क्या बोलता है, अगर किसी भी सप्लायर ने बिल नहीं बनाया है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर उसने बिल नहीं बनाया है तो हम बिल का इनवाइस डेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे डेट कैलकुलेट करेंगे, जब भी से भी सप्लाई हुई है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 30 डेज। मतलब कि डेट ऑफ सप्लाई जो हमको दिया हुआ रहेगा, समझ लीजिए हमारी डेट ऑफ सप्लाई है 1 अप्रैल, ओके। तो अब उसने अगर उस दिन या उससे पहले का बिल नहीं बनाया है, टैक्स इनवाइस नहीं बनाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 दिन ऐड करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सर्विस की बात हो रही है, गुड्स में ऐसा कुछ नहीं था, राइट। तो सर्विस में हमको क्या करना है, 30 दिन। और एक पॉइंट आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, अगर यही सर्विस अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को या किसी बैंक्स को दे रहे हो तो ये 30 दिन नहीं ऐड करके आपको कितने दिन ऐड करने हैं, 45 डेज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जब भी आप पहले पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सर्विस आप किसको दे रहे हो। अगर आप सर्विस इंश्योरेंस कंपनी को या बैंक को दे रहे हो तो 45 डेज ऐड कर देने किसमें, जिस दिन डेट सर्विस आपने सप्लाई की होगी। और अगर इन दोनों को छोड़ के किसी और को सर्विस दे रहे हो तो आपको कितने दिन ऐड करने, 30 दिन ऐड करने। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 31 का सब सेक्शन देखते हैं 3। जो सबसेक्शन 3 है 31 का, वो डील करता है इंश्योरेंस ऑफ इनवाइस इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई। मतलब कि जहाँ पे आप सर्विस सामने वाले को दे रहे हो, एक बार सर्विस नहीं दे रहे हो, घड़ी घड़ी दे रहे हो,
हर महीने दे रहे हो, हर हफ्ते दे रहे हो, महीने में 4 बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, तो जब भी इसे कंटिन्यूस सर्विस होती है तो वहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, राइट। तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जरा देखिए 3 क्लॉज है, आगे जाते हैं, आगे की स्लाइड में है 3 क्लॉज हैं। अगर आप लोगों जो इसको जो भी एक आदमी दूसरे से कंटिन्यू सप्लाई ले रहा है और उसने ना डेट ऑफ पेमेंट को असर्टन किया है, राइट, मतलब कि डिसाइड कर दिया कि हर 5 तारीख को मैं तुझे पेमेंट करूंगा, हर 10 तारीख को मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो अगर उसने असर्टन कर दिया है तो वो जो भी डेट आपने डिसाइड किया 5 हर महीने की 5 तारीख को या हर महीने की 10 तारीख को, तो वो 5 तारीख से पर या उससे पहले आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मतलब जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उस दिन या उससे पहले वाली कोई डेट, राइट। ये कौन से केस में बेटा, जब भी हम हमारा ये असर्टन है, फिक्सअप है कि हम हर महीने की इस तारीख को देंगे, पर कभी कभी क्या होता है फिक्सअप नहीं होता है, राइट, पेमेंट की ये तारीख को होगा, तो उस समय जब भी नॉट असर्टन है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी टाइम फिक्सअप नहीं है पेमेंट का, तो उस समय क्या करना है, बिफोर और एट द टाइम when the supplier receive the payment, receive the पेमेंट, जिस दिन सप्लायर को पेमेंट रिसीव्ड हो रही है या तो उस समय, मतलब वो उस दिन की डेट या उससे पहले की डेट हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस भी है, अगर ये दोनों भी नहीं है, राइट, तो पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ इवेंट। कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई सर्विस है ना, इवेंट के ऊपर होती है, कि मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, राइट, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्या कैसे है कि हमने कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम दिया है और कंपनी ने क्या बोला कि आप है ना पेमेंट जब भी हमारा फर्स्ट स्लैब पड़ जाएगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा तभी पेमेंट करना, फिर थर्ड फ्लोर जब भी हम ऊपर लेंगे तभी पेमेंट करना। तो वो जिस दिन वो काम खत्म होगा ऑन और बिफोर, वो जितना भी काम खत्म करने का हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा, वो डेट मतलब उस दिन या उससे पहले कोई भी डेट हमारे क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगा, वो एग्रीमेंट के हिसाब से फिक्सअप होगा। तो ये हमने बात किया कंटिन्यूस के बारे में, राइट। तो मैंने आपको इस वीडियो में अब तक सेक्शन 31 का 2 और सेक्शन 31 का सबसेक्शन 3 सिखाया है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक ऑफ वीडियो की, सेक्शन 13। जो सेक्शन 13 है, जो ये डील करता है, मैं 1 की बात नहीं कर रही, 13 डील करता है कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस। अब उसके 1 में, जैसे आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा हो तो 12(1) में कुछ लिखा नहीं था, खाली 2 ही बातें लिखी थी, तो सेम थिंग सेक्शन 13(1) में भी 2 ही बातें लिखी हैं। जरा देख लेते हैं क्या लिखी है। सेम कि लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जो हम टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे उस दिन से लेके आपकी टैक्स लायबिलिटी चालू हो जाएगी। एक तो ये लिखा है, और सेकंड क्या लिखा है, द लायबिलिटी टू पे द टैक्स ऑन द सर्विस शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। मतलब कि जो टाइम ऑफ सप्लाई आप अपना नहीं डिसाइड करोगे, जो इस सेक्शन में लिखा है और 31 को मिला के जो भी हम बताएंगे उसके हिसाब से आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। ऐसे नहीं है कि आज किया और आप बोलोगे नहीं मेरा टाइम ऑफ सप्लाई 2 साल के बाद में, ऐसे नहीं होगा। जो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है उस हिसाब से ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई अपना कैलकुलेट करना है। ये लिखा हुआ है सेक्शन 13 के 1 में। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13(2) की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा। जो ये सेक्शन 13(2) है, ये डील करता है फॉरवर्ड चार्जेस, मतलब हमारी नॉर्मल सिचुएशन, मतलब कि मैं करूं आप करो कोई भी करो तो उस समय ये नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो चलो देखते हैं कि सर्विस के केस में क्या हो रहा है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ अ सर्विस इन द फॉरवर्ड चार्ज, ये इन दोनों में से जो भी एक डेट अर्ली रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, whichever is early। पहले मैं लास्ट लाइन के ऊपर अंडरलाइन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आर में लिखा हुआ है, राइट, तो आपको समझेगा नहीं, तो इसके लिए ये ध्यान रखना है, या तो ये या तो ये या तो ये, इनमें से जो भी सबसे अर्लीस्ट डेट रहेगी वो हमारी डेट क्या रहेगी, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, ठीक है, जिस दिन
सर्विस दिया होगा सप्लायर ने और अगर बिल इशू किया है तो वो डेट, और अगर बिल इशू नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, अपनी सेक्शन 31(2) के हिसाब से डेट निकालेंगे। वो सेक्शन 31(2) के हिसाब से डेट क्या थी, 30 डेज, मतलब कि जिस दिन भी सर्विस दी है और उसमें हम लोग अपने 30 दिन ऐड कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में। और अगर बैंक और इंश्योरेंस को दे रहे हैं तो हम कितने दिन ऐड कर देंगे, 45 डेज, ठीक है। ये कब करेंगे, जब अगर सप्लायर ने बिल नहीं दिया होगा, मतलब कि इनवाइस नहीं दिया होगा, टैक्स इनवाइस नहीं दिया होगा, तो वो डेट, या तो फिर जिस दिन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब कि जिस दिन हम लोगों को पेमेंट मिली है। और पेमेंट के हमेशा 2 हिस्से होते हैं, या तो मैंने बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा वो वाली डेट, या तो अगर रेसिपेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो जिस दिन मेरा डेबिट किया होगा। यही सप्लायर की साइड में देखेंगे तो क्रेडिटेड होगा। तो ये दो, मतलब कि एक मैं बात कर रही हूँ बुक ऑफ, आई एम स्पीकिंग अबाउट बुक का एंट्री हुआ होगा या डेबिट किया होगा वो, या ये जो ऊपर हमने निकाला वो। इन दोनों में से या इन तीनों में से जो भी एक का अर्ली डेट रहेगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगा। मैं ये 2 या 3 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम इलस्ट्रेशन देखने जाएंगे तो किसी में खाली 2 डेट दी है और किसी में 3 डेट दी है। ऑब्वियसली ये ऊपर वाले टैक्स इनवाइस का तो एक चाहिए और पेमेंट का इन दोनों में से एक चाहिए, पर ये दोनों दिया है तो भी इन तीनों में से हमको एक ही ले, मतलब सब तीनों को कंपेयर करके जो सबसे अर्लीस्ट डेट रहेगी वो हमको लेनी है। तो इस बात का आपको जरा ध्यान रखिएगा प्लीज। हो सके तो जो फॉरवर्ड चार्ज वाला और जो रिवर्स चार्ज वाला है नोट्स मैंने आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट में करके दिए हैं, आप लिख लीजिए तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जब थर्ड वीडियो देखोगे सम्स उसके अंदर मैंने बहुत ही इजी, अभी से इजी मतलब क्या, जो अभी से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पर इजी वे से मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पर ये नोट्स आपके पास में होंगे तो आपका काम और इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये स्लाइड आपके काम की है, वो अगर नहीं लिखते तो ये जरा याद रखिएगा। यहाँ देखिए, सर्विस के टाइम पे आपको ये 3 डेट दी रहेगी, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ डेट ऑन विच द सर्विस, जिस दिन सर्विस आपने प्रोवाइड की है, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा है जिस दिन बिल बना है, मतलब कि डेट ऑन विच इनवाइस इज इशूड। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा है हमारा पेमेंट, मतलब कि जिस दिन पेमेंट रिसीव्ड हुई है। और पेमेंट रिसीव के 2 हिस्से मैंने आपको पहले बता दिए थे, या तो बुक्स में एंट्री हुआ होगा या तो अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, रिसिपेंट के एंगल से दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर ये तीनों ही अमाउंट दिए हुए हैं तो आपको कैसे करना है जरा देख लीजिए। इफ इनवाइस इज इश्यूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 31, और सेक्शन 31 में क्या है, 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दिया है, राइट, तो अगर यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ विद इन, मतलब कि टाइम लिमिट के अंदर दे दिया है, तो हमको 2 और 3 देखना है, मतलब कि ये दोनों, मतलब इसमें और इसमें जो अर्लियर डेट रहेगी वो हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई। फर्स्ट को देखना ही नहीं है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। अगर इनवाइस जो है सप्लायर ने विद इन टाइम लिमिट, टाइम लिमिट क्या है हमारी, 30 दिन, राइट, नॉर्मल केस में। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को और बैंक को दे रहे हैं तो 45 डेज, ठीक है। तो हम फिलहाल 30 दिन ही लेके चलते हैं। 30 दिन के अंदर अगर उसने बिल दे दिया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूट, मतलब डेट जो है वो बिल इनवाइस जो है वो विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट है, मतलब कि टाइम के अंदर दिया है। ओके, तो जब भी टाइम के अंदर देंगे तो जो सेकेंड एंड थर्ड में से जो अर्ली डेट रहेगी वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। मतलब कि उस केस में हमको ये जो फर्स्ट वाला है वो देखना ही नहीं, ठीक है। पर अगर यहाँ देख जरा अंडरलाइन कर देती हूँ, अगर इनवाइस नॉट इश्यूड विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, मतलब कि जो 30 दिन या 45 डेज है उसके अंदर उसने बिल नहीं दिया, उसके बाद में दिया है, तो हमको क्या करना है एज ए स्टूडेंट, आपको क्या करना है 1 और 3 के बीच में, मतलब कि 1 और 3 इन दोनों में से जो अर्ली डेट रहेगी वो हमारे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। मतलब कि उस केस में, मतलब जहाँ पे विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में 31 के हिसाब से बिल नहीं इशू किया है तो उसमें ये जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है, किसी काम की ही नहीं है, राइट। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, राइट। अगर ऊपर वाला स्लाइड नहीं लिखते हो तो कम से कम ये आप जरूर लिखिएगा। मेरी गारंटी है कि मोर देन 60 to 75% सम आपको सेव हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जरा देखिए, एक पॉइंट जरा ध्यान पे रखिएगा, आपको एग्जाम में एक ये कॉलम, दूसरा ये कॉलम, तीसरा ये कॉलम दिया रहेगा, और ये जो है आपको ये सॉल्व करते समय खुद बनाना है, राइट। तो जरा कैसे होगा, जरा देखिए। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सी डेट पे हमने सर्विस दी है, 9 मार्च को दी है, और बिल कभी इशू हुआ है 15 में। अब देखिए 9 मार्च से लेके, राइट, 15 मई, 30 दिन अगर हम ऐड करेंगे तो 9 मार्च से लेके 30 दिन अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, मार्च से लेके अप्रैल, राइट, अप्रैल की किसी डेट पे। लेकिन आपने बिल का भी पे किया है, इनवाइस का भी इशू किया है 15 मई को, मतलब कि ये नॉट विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट है। मतलब जो 31 में लिखा था कि आप 30 दिन के अंदर, सेक्शन 31 में जो लिखा था कि आप 30 दिन के अंदर बिल पे करो, वो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 15 मई है वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, 1 और 3। सो 20 अप्रैल को हमारा क्या हुआ, पेमेंट रिसीव हुआ है। तो इन दोनों से जो स्मॉल रहेगी, मतलब अर्ली रहेगी, मैं इसकी टिक मार्क कर रही हूँ। 20 अप्रैल और 9 मार्च में से जो अर्ली डेट रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेम थिंग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड वन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा इसमें यू नो वी विल फाइंड वेरी इंटरेस्ट इन इट। अगर यहाँ जरा देखिए, 9 मार्च को हमने सर्विस प्रोवाइड किया और 25 को हमारी क्या बोलते हैं, इनवाइस बना है, तो ये 30 दिन के अंदर ही है, राइट। अब ये 30 दिन के अंदर है, तो ये जो डेटा है ये हमारे किसी काम की नहीं है, राइट। मैंने पहले ही बोला था, अगर विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट है तो 2 और 3, राइट। सो 25 मार्च और पेमेंट कभी मिली है 12 मार्च, तो इन दोनों में से जो स्मॉल रहेगा ये इनरिलीवेंट है, क्योंकि ये 31 के हिसाब से, सेक्शन वापस से आपके लिए लिख रही हूँ, सेक्शन 31 के हिसाब से 30 दिन के अंदर ये बिल बना है, राइट। अब ये 45 डेज वाला मैंने नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो हम नॉर्मल सम समझ रहे हैं। ये बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को दिया, ऐसा वाला सम नहीं समझ रहे हैं। बैंक और इंश्योरेंस अगर यहाँ पे मैं ऊपर लिखती हूँ तो यहाँ पे नीचे हमारा क्या हो जाता है, 45 डेज। तो वो हम मिक्सअप नहीं करते हैं यहाँ पे। एक जब भी इलस्ट्रेशन समझाऊंगी तो वहाँ पे मैं एक सम पक्का वाला दिखाऊंगी, पर यहाँ पे नॉर्मली हम कर रहे हैं। तो अब इन दोनों में से, मतलब कि 25 मार्च और 12 मार्च में, इतनी देर से बात करें तब तक तो आपने आंसर समझ भी गए होंगे, और आपके सामने है भी, योर आंसर इज 12 मार्च। लेट अस सी थर्ड वन, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सेम सर्विस दी है हमने, कौन सी डेट को, 9 मार्च को। अमाउंट कितना था, 20 lakhs का कोई सर्विस हमने दी है, राइट। इनवाइस बना है कौन सी डेट को, 19 अप्रैल को, राइट। और पेमेंट आपने 2 बार किया है, एक किया है आपने 5 मार्च को 50,000 का, और दूसरी किया है 15 मार्च को 50,000 का। तो जब ये इस पेमेंट की 2 डेट हो तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई भी 2 मिलेगा, ये ध्यान पे रखिएगा। कंपैरिजन ऐसे ही, राइट। 9 मार्च है, राइट। बिल कब तक बन जाना चाहिए था, 9 मार्च में आप 30 दिन ऐड करो तो आपको पता चल जाएगा कि बिल कब तक बन जाना चाहिए था। तो राइट, तो बिल बन गया 19 अप्रैल को, तो ये विद इन द टाइम लिमिट है, राइट। तो अब ये वाली जो डेट है वो हम कंसिडर फिलहाल नहीं करेंगे। ओके, सो 19 अप्रैल को बिल बना है, जब वो कौन सी तारीख को जाना चाहिए था, 30 दिन के अंदर, जो नहीं बना है। तो ये वाला जो डेट है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, और ये वाला जो डेट है हम कंसिडर करेंगे। सो 9 मार्च और 15 मार्च, ये 2 डेट याद रखिएगा कि इररिलेवेंट है, हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये 5 मार्च और 9 मार्च, विच एवर इज अर्ली, तो पहले केस में आएगा 5 मार्च। और थर्ड में एक और डेट लिखोगे, यहाँ देखिए 9 मार्च को हमने सर्विस प्रोवाइड की है, अप्रैल को बिल बनना है 19 को, जो इररिलेवेंट है, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आफ्टर ड्यू डेट हुआ है। और दूसरी डेट है हमारे 15 मार्च। सो 9 मार्च और 15 मार्च, विच एवर इज अर्ली। तो ये सेकंड जो 50,000 रिसीव्ड हुआ है उसके केस में 9,000, ये 5 मार्च इस 50,000 के लिए, और ये 9 मार्च इस 50,000 के लिए। तो इस तरीके से आपको सम करने होंगे। ये जस्ट ऐसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, जब सम करेंगे तो और अच्छे से डिटेल में मैं आपको थोड़ी सी आइडिया दूंगी, और ये सम बहुत ही ईजी हैं। और अगर ऐसे भी आपको अगर ये मेरी रूल्स नहीं समझ में है तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ये 9 मार्च है, ये
5 मार्च है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 मार्च है, इन तीनों 1 2 3 में। तो अगर किसी स्टूडेंट को इतना रूल्स और रेगुलेशन नहीं समझ में आते तो जब ये इलस्ट्रेशन वाला रहेगा उसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी आपको, जिससे आपको सम ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ तो वेरी ईजी, क्योंकि ये जो अभी मैं रिवर्स चार्ज की बात कर रही हूँ वो हम गुड्स में भी देख चुके हैं। इसके लिए गुड्स वाले वीडियो में मैंने थोड़ा स्ट्रिक्टली आपको समझाया था कि ताकि सर बात आपको अगर समझ में आ जाएगी तो सर्विस में आपको बहुत इजी हो जाएगा। तो लेट अस सी, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो कौन से में, रिवर्स चार्ज में, आपको मैं आगे रिवर्स चार्ज में क्या क्या होगा उससे पहले मैं खाली एक जगह सबसे पहले फोकस करना चाहूंगी। 30 डेज था फॉरवर्ड में, और रिवर्स चार्ज हो जाएगा तो ये टाइम हो जाएगा डबल, दैट इज 60 डेज बस। बाकी का तो सेम, जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमको एक डेट, फर्स्ट डेट देखनी है कौन सी, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया होगा, एक डेट। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 8, या फिर हमको सेकंड डेट देखनी है जिस दिन हमारे अकाउंट में क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, बैंक अकाउंट में डेबिट किया होगा, 2, राइट। और तीसरी डेट हमको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर इनवाइस नहीं दिया है तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्या, जिस दिन आपने सर्विस दिया है उस दिन से लेके 2 महीने ऐड करोगे। वहाँ पे 30 दिन था मतलब 1 महीना, यहाँ पे क्या है 60 डेज है तो मतलब 2 महीना आपको ऐड करना पड़ेगा। 60 डेज आपको ऐड करना पड़ेगा। डेज के हिसाब से जाइएगा, क्योंकि कभी कभी फरवरी में 28 डेज होते हैं तो उस हिसाब से भी आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। तो 60 डेज ऐड करना है। अब बात करते हैं, या तो ये डेट या जिस दिन आपने सर्विस दिया होगा प्लस 60 डेज। ये प्लस 60 डेज कहाँ से आया, सेक्शन 31 के हिसाब से आया, राइट। तो 60 डेज ऐड करने के बाद जो डेट आएगी वो तो 1 2 ये 3, तीनों में से जो सबसे अर्ली डेट रहेगी वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा फॉर सर्विस इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले हमने देखा था फॉरवर्ड चार्ज और सेकेंड है रिवर्स चार्ज। और जो स्टूडेंट को रिवर्स चार्ज नहीं मालूम है, मैं उनको ये बात बता दूं, रिवर्स चार्ज का मीनिंग होता है कि जहाँ पे सप्लायर टैक्स नहीं पे करता है, रेसिपेंट टैक्स पे करता है। ओके, तो वो हमारा क्या होता है, उल्टा चल रहा है। एक्चुअली यूजुअली क्या होना चाहिए, यूजुअली जब भी जीएसटी होती है तो ये सप्लायर की ड्यूटी होती है कि वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को कलेक्ट करके दे, राइट। पर जहाँ पे ये उल्टा सिस्टम चलता है, मतलब कोई बहुत सारी सिचुएशन है। कौन कौन सी सिचुएशन है ये मैंने वीडियो पहले बनाए हैं, और अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो रिवर्स चार्ज में जहाँ पे रेसिपेंट टैक्स जाके गवर्नमेंट को पे करता है, वहाँ पे 30 दिन नहीं सर्विस के लिए 60 डेज, फॉरवर्ड में 30 डेज और रिवर्स में 60 डेज, बस यही डिफरेंस है सम करते समय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो सेम है, वेरी इजी। सेक्शन 13 का सबसेक्शन 4, वहाँ पे 12(4) पढ़ा था। वो किससे 12(4) किससे था, वाउचर से। तो सेम थिंग, कोई सर्विस है जिसका आपने किसी को वाउचर दिया है तो सेम, अगर आपने जो वाउचर दिया है वो सर्विस आइडेंटिफाइबल है, मतलब कि जिसको आपने वाउचर दिया है यही सर्विस लेगा। मतलब कि अगर मैंने किसी को ब्यूटी पार्लर का वाउचर दिया है तो वो उधर जाके मसाज या व्हाटएवर वो कराएगा तो वो हमारा आइडेंटिफाइबल है, मतलब वहाँ जाके यही कराएगा। तो जिस दिन ये वाउचर इशू हुआ वही हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। पर जहाँ पे मैंने वाउचर दिया है पर वो मुझे नहीं पता है कि अंदर जाने के बाद कौन सी सर्विस लेगा, आइडेंटिफाइबल नहीं है, राइट। तो जिस दिन वो, जिसको हमने ये वाउचर दिया होगा, जाके वो रिडम्पशन करेगा, जिस दिन रिडम्पशन करेगा वो हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ते हैं। सेम नेक्स्ट हमारा क्या है, वहाँ पे 12(5) था, यहाँ पे क्या है 13(5). 12(5) फॉर गुड्स एंड 13(5) फॉर सर्विसेज। और ये 5 जो है किससे है, रेसिडुअरी केसेस, मतलब कि जो ऊपर किसी में भी नहीं आता है वो यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए जरा देख लीजिए कि क्या दिया है। इन द केस वेयर द पीरियोडिकल रिटर्न्स, अगर टाइम टू टाइम सर्विस वाला रिटर्न फाइल करता है 3 महीने बाद, क्वार्टरली, 6 मंथली, तो जब भी वो रिटर्न फाइल करता है तो जिस दिन वो रिटर्न फाइल करेगा वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा सर्विस के लिए। सेम थिंग, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, राइट, तो जिसको ये सर्विस दी होगी वो कभी ना कभी तो पे करेगा। जिस दिन पे करेगा, जिसको ये सर्विस मिली है, जिस दिन वो पे करेगा
उस दिन जो डेट होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर दैट सर्विस। सो ध्यान दीजिएगा, बस ये 2 ही केसेस होते हैं हमेशा सेक्शन सॉरी सब सेक्शन 5 में, भले वो 13 का हो चाहे 12 का हो, राइट। तो ये जो लास्ट वाले जो जितने भी सबसेक्शंस हैं वो बहुत इजी हैं, क्योंकि सर्विस में और गुड्स में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है, राइट। लास्ट देख लेते हैं स्पेशल चार्जेस। मैंने गुड्स में भी समझाया था, सर्विस में वापस से समझाती हूँ। स्पेशल चार्जेस ये किस में लिखा है, सेक्शन 13 के सब सेक्शन 6 में, राइट। तो ये स्पेशल चार्जेस क्या होता है कि अगर जहाँ पे किसी ने मतलब लेट हो गया पेमेंट में, तो आपको पेनल्टी पड़ती है, इंटरेस्ट पड़ता है, लेट फी पड़ती है। तो जितनी भी लेट फीस सप्लायर को रिसीव्ड होती है उसके ऊपर भी उसको टैक्स भरना है। कब भरना है, जिस दिन वो स्पेशल मतलब आई मीन टू से जो एक्स्ट्रा मिला, राइट, जो अमाउंट मिला उसके ऊपर, तो जो टाइम ऑफ सर्विस हमने प्रिंट आउट किया होगा उसके ऊपर, लेकिन जो उसके ऊपर मतलब कि जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जैसे मैंने गुड्स में एग्जांपल बताया 30,000 के ऊपर 1,000 मैं आपसे एक्स्ट्रा लूंगी अगर आपने लेट पेमेंट किया तो, राइट। तो जो ये 1000 है उसके ऊपर भी मुझे टैक्स भरना है, लेकिन कब, जिस दिन वो 1000 मुझे मिलेगा। अब बेसी 30,000 मुझे मिलेगा, उसके साथ में वो जब भी मुझे 1000 देगा या उसके बाद देता है, जिस दिन भी वो 1000 रुपया देगा उस दिन मुझे जाके टैक्स भरना है, यही इसमें लिखा है। चलिए तो एक बार पढ़ लेते हैं। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस टू द एक्सटेंड इफ द रिलेटेड टू एन एडिशनल इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ, यहाँ अंडर एडिशनल वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट, either late fee or penalty for delay in the payment of any consideration shall be date on which the supplier, ये important है, the supplier received such additional वैल्यू। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस दिन उसको एडिशनल वैल्यू मिलेगा उस दिन जाके वो उसका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब उस दिन से लेकर उसको टैक्स भरना चालू होगा। इस तरीके से स्टूडेंट मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा सब केसेस में, भले इट इज़ अ फॉरवर्ड केस, वेदर इट्स रिवर्स चार्ज, वेदर इट्स अ वाउचर, वेदर इट इज़ अ स्पेशल चार्जेस, वेदर इट इज़ अ रेसिडुअल, राइट। सेम थिंग सेक्शन 13 है, उसमें भी मैंने 6 ही कवर किए। पहले ही तो हमने कवर किया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ अ सर्विस इन अंडर फॉरवर्ड चार्ज, then we had gone for the reverse charge, then we had gone for the voucher, then we had gone for the residuary, then we had gone for the special cases। तो आई होप सो कि वीडियो 1 और 2 देखने के बाद थोड़ा सा टाइम ऑफ सप्लाई का थोड़ा थियरी आपको क्लियर होगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट आपको तब, मैं भी जानती हूँ एज ए स्टूडेंट मैं आपकी जगह पे हूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप इसके इलस्ट्रेशन देखोगे। और डेफिनेटली इलस्ट्रेशन देखने के बाद बहुत सारी पॉइंट्स जो कभी कभी इंग्लिश में लिखी रहती हैं या कोई हिंदी में एक्सप्लेन भी करता है, इतना समझ में नहीं आता है जब वो सामने सारे कॉलम्स रहेंगे, अच्छा ये वो मैडम ने वो जो सेंटेंस था उसका मीनिंग ये था, वो तब समझ में आता है। तो ज़रा ये 2 वीडियो देखने के बाद मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इलस्ट्रेशन या जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उसका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा इंटेंशन काफ़ी सारे स्टूडेंट तक पहुंच के उन तक एजुकेशन पहुंचाना है। इस सिचुएशन में, कोरोना के केस में, अगर वो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, ट्यूशन के लिए नहीं जा सकते हैं, और अगर उनको किसी टीचर ने पढ़ाया है और थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है या उनको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रही है, तो मेरी वीडियो के थ्रू अगर वो पहुंच के उन गरीब माँ बाप के बच्चे पास हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी। तो प्लीज़ डू इट, शेयर माई वीडियोज़, and thank you for watching my video।